नमस्कार, मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में चल रहे चुनाव की वजह से अपने देश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और वहीं देश दुनिया की बात करें तो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने सबको चिंता में डाल रखा है। आशंका जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन के युद्ध से पैदा हुआ संकट कई दिनों तक यूं ही बना रहेगा। लेकिन अगर भारत में रह रहे लोग ये सोच रहे हैं कि 5000 किलोमीटर दूर रूस यूक्रेन के बीच जो कुछ चल रहा है उसका असर भारत पर नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं है। इससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि इस युद्ध का असर सीधे हमारी जेब पर पड़ने जा रहा है, जिससे देश के साथ ही आम लोगों का भी बजट बिगड़ सकता है। आइए समझते हैं कैसे। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले अभी भी जारी हैं और लगातार हर पल स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। इन हमलों के चलते अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं और इन प्रतिबंधों का असर न सिर्फ रूस की अर्थव्यवस्था बल्कि वैश्विक बाजार पर भी देखने को मिल रही है। रूस ने ऐसे समय में यूक्रेन पर हमला किया जब वैश्विक अर्थव्यवस्था एक नाजुक दौर से गुजर रही है और कोविड के कहर से उबरने की शुरुआत कर रही है। इसी वजह से रूस के इस हमले के अब दूरगामी आर्थिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आशंका है कि इससे वित्तीय बाजार और गिरेंगे और तेल के भाव और चढ़ेंगे, क्योंकि रूस कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिससे रूस पर जारी किए गए आर्थिक प्रतिबंधों का सीधा असर तेल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बात अगर भारत की करें तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भले ही भारत पूरी तरह से तटस्थ है, लेकिन अब इस युद्ध का असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। यह असर रूस यूक्रेन युद्ध की घोषणा के साथ ही दिखना शुरू भी हो गया। इस युद्ध के कारण कच्चे तेल, नेचुरल गैस, खाद्य तेल, गेहूं सहित धातुओं की कीमतों पर इसका असर देखा जा सकता है। इसी के साथ यूक्रेन पर रूसी हमले के आर्थिक असर से निपटने की चुनौती भारत के सामने भी बड़ी होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चा तेल महंगा हो रहा है, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा, जो लगभग 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। हालांकि भारत के प्रमुख तेल निर्यातक देश इराक, अमेरिका और सऊदी अरब हैं, रूस नहीं, लेकिन फिर भी ग्लोबल फोरकास्टिंग एजेंसियों ने यह दावा किया है कि रूस यूक्रेन संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ग्लोबल फोरकास्टिंग एजेंसी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में आगाह किया है कि तेल की कीमतों के 2022 की दूसरी छमाही तक $100 प्रति बैरल से ऊपर रहने के आसार हैं। इसके अलावा अन्य कमोडिटीज की कीमतें भी बढ़ रही हैं। इस वजह से भारत की वृद्धि दर 2022 के अधिकांश समय में अपेक्षाकृत दबी हुई रहने की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि रूस पर लगाए जा रहे आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त जारी है। बीते दिन कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। यह पिछले 8 सालों में सबसे अधिक कीमत बताई जा रही है। जुलाई 2014 के बाद कच्चे तेल की कीमत पहली बार $110 प्रति बैरल के पार पहुंची है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने के बाद भारत में भी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 5 राज्यों में चल रहे चुनावों के बाद पेट्रोल डीजल की कीमत में आग लग सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में नवंबर 2021 के बाद से पेट्रोल डीजल के रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इसके विपरीत वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है और यूक्रेन में रूस के हमले के बाद से तो कच्चे तेल के दामों में और तेजी से बढ़त देखी गई है। इस तेजी से बढ़ते कच्चे तेल के दाम का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बेहद नकारात्मक असर होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इससे न सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे बल्कि देश का आयात खर्च भी बढ़ेगा, जिसके चलते व्यापार घाटा भी और ऊपर जाएगा। फिलहाल तो कच्चे तेल के बढ़ते दामों का भार ऑयल और गैस मार्केटिंग कंपनियों ने ग्राहकों पर नहीं डाला है, लेकिन इसका कारण आंतरिक है, क्योंकि देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि 10 मार्च के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में काफी बढ़त देखी जाएगी। साथ ही तेल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई पर भी असर आएगा और इसके चलते खाने पीने की चीजों जैसे सब्जियों, फल, दालें, तेल आदि सभी महंगे होने के आसार हैं। इसी क्रम में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध से भारत में महंगाई बढ़ने के आसार नजर आने लगे हैं, जिसका बोझ आम जनता की जेब पर पड़ना तय है। बात अगर भारत और यूक्रेन के बीच व्यापारिक संबंधों की करें तो इस युद्ध का असर इन संबंधों पर भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2018-19 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब $2.8 अरब का था।
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के मुताबिक भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में पिछले 25 साल में काफी तेजी आई है। साथ ही एशिया प्रशांत में यूक्रेन सबसे ज्यादा निर्यात भारत को ही करता है। यूक्रेन से आयात होने वाले सामान में कृषि उत्पाद, मेट्रोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स शामिल हैं। वहीं भारत यूक्रेन को दवा, मशीनरी, केमिकल्स, फूड प्रोडक्ट्स आदि का निर्यात करता है। भारत की कई कंपनियों के यूक्रेन में ऑफिस भी हैं। इनमें डॉक्टर रेड्डीज लैब और सन ग्रुप आदि शामिल हैं। इसके अलावा भारत सबसे अधिक सनफ्लावर खाद्य तेल का आयात यूक्रेन से करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2021 में भारत ने 18.9 लाख टन सनफ्लावर खाद्य तेल का आयात किया था और इस आयात में 74% हिस्सेदारी यूक्रेन की थी। इस साल जनवरी में ही भारत ने 3.07 लाख टन सनफ्लावर तेल का आयात किया है। जाहिर है कि संकट बढ़ा तो इसके दाम बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में इस्तेमाल होने वाले कुल खाद्य तेल में सनफ्लावर तेल की हिस्सेदारी 14% है। इसके अलावा भारत के लिए यूक्रेन का बाजार फर्टिलाइजर के लिए भी बड़ा है। यहां से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर भारत आता है। भारत की ओर से आयात किए जाने वाले कुल फर्टिलाइजर्स में यूक्रेन की मात्रा काफी बड़ी है। 2020 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन ने भारत को $23.28 करोड़ के फर्टिलाइजर्स का निर्यात किया था। इसमें पोटेशियम, यूरिया सहित कई उर्वरक शामिल हैं। वहीं बात अगर भारत द्वारा यूक्रेन को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की करें तो सबसे ज्यादा निर्यात फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट्स, आयरन और स्टील, प्लास्टिक, रबर इत्यादि का एक्सपोर्ट भारत से यूक्रेन को होता है। बात अगर भारत और रूस के व्यापारिक संबंधों की करें तो भारत के लिए रूस के साथ व्यापारिक संबंध यूक्रेन की तुलना में आर्थिक रूप से बेहतर भी रहे हैं और महत्वपूर्ण भी रहे हैं। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब $9.4 अरब का रहा। रूस से भारत में आयात किए जाने वाले प्रमुख वस्तुओं की बात करें तो इसमें तकरीबन $2 अरब की ईंधन शामिल है। इसके अलावा मिनरल ऑयल, कृषि उत्पाद, कोयला, फर्टिलाइजर, मोती, कीमती पत्थर, धातु आदि उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा बात अगर डिफेंस क्षेत्र की करें तो सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लिए रूस रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सप्लायर देश है। साथ ही प्राकृतिक गैस के आयात के लिए भी रूस भारत के लिए बहुत अहम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल ईंधन खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी लगभग 6% है। इस 6% का 56% भारत दूसरे देशों से आयात करता है और ये आयात ज्यादातर कतर, रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से होता है। साथ ही आपको बता दें कि रूस पश्चिमी यूरोप को भी प्राकृतिक गैस का बड़ा निर्यातक देश है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए जा रहे आर्थिक प्रतिबंधों के कारण प्राकृतिक गैस की सप्लाई बाधित हो सकती है और इसका असर कीमतों पर पड़ेगा। रूस 40% तेल और प्राकृतिक गैस यूरोप को बेचता है। अगर ये बंद हुआ तो स्थिति और बिगड़ेगी। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका कोशिश कर रहा है कि रूस के विकल्प के तौर पर कतर खड़ा हो और कतर यूरोपीय देशों को प्राकृतिक गैस निर्यात करे। आपको बता दें कि वर्तमान में कतर भारत, चीन और जापान को प्राकृतिक गैस सप्लाई करता है। ऐसे में अगर कतर यूरोपीय देशों को प्राकृतिक गैस सप्लाई करने लगा तो इसका असर भारत को होने वाली प्राकृतिक गैस की सप्लाई पर भी पड़ेगा और प्राकृतिक गैस के दाम आसमान को छुएंगे। साथ ही प्राकृतिक गैस बात अगर भारत द्वारा रूस को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की करें तो इनमें इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर पार्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन, स्टील शामिल हैं। ये तो रही बात भारत के रूस और यूक्रेन के साथ व्यापारिक संबंधों की, जिससे हमें ये साफ पता चलता है कि अगर इन दोनों देशों में युद्ध लंबा चला तो उसका सीधा असर हमारे देश पे पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल से लेकर रसोई घर में इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्य तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है, जिससे देश के साथ आम जनता का बजट भी बिगड़ सकता है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि युद्ध में संलग्न रूस और यूक्रेन गेहूं और मक्के के भी बड़े निर्यातक देश हैं। विदेश व्यापार विशेषज्ञों के मुताबिक यूरोप के साथ मध्य पूर्व और अफ्रीका के कई देश गेहूं व मक्के की आपूर्ति के लिए मुख्य रूप से रूस और यूक्रेन पर निर्भर रहते हैं। गेहूं के वैश्विक निर्यात में रूस व यूक्रेन की 29% की हिस्सेदारी है। मक्के की आपूर्ति में तो यूक्रेन की मुख्य हिस्सेदारी मानी जाती है। ऐसे में युद्ध की स्थिति होने या तनाव के लंबा चलने पर यूरोप में गेहूं तो वहीं चीन में मक्के की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे इन वस्तुओं के दाम वैश्विक स्तर पर बढ़ भी सकते हैं। साथ ही चीन मक्के के लिए यूक्रेन पर काफी अधिक निर्भर है।
इसी क्रम में विशेषज्ञों के मुताबिक इसका एक फायदा यह भी हो सकता है कि भारतीय गेहूं की निर्यात मांग में बढ़ोतरी हो जाए। इसी प्रकार इस आपदा में भारत के लिए ये अवसर साबित हो सकता है। ये तो बात रही रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के भारत पर पड़ने वाले आर्थिक असर की, लेकिन अब बात करते हैं इस युद्ध में भारत की राजनीतिक और कूटनीतिक पक्ष की। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि यूक्रेन में रूस की सेना के हमले लगातार जारी हैं। इस बीच बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि रूस अब यूक्रेन से अपनी सेना हटा ले क्योंकि वहां भारी तबाही हो रही है। इस प्रस्ताव पर हुई वोटिंग की प्रक्रिया में कुल 181 देशों ने भाग लिया। इस दौरान अमेरिका और पश्चिमी देशों सहित कुल 141 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला, जबकि 5 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में वोट डाला। 35 देश ऐसे भी थे जिन्होंने वोटिंग नहीं की, इनमें भारत भी शामिल था। यानी भारत ने यूक्रेन में हो रहे रूसी हमलों के खिलाफ अपना रुख तटस्थ रखा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में आए इस प्रस्ताव पर वोटिंग न करने के फैसले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि रूस यूक्रेन की जंग में लगातार बदलती स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत ने वोटिंग से परहेज करने का फैसला किया है। भारत का दृढ़ विश्वास है कि मतभेदों को केवल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जा सकता है। भारत तत्काल युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मांग का समर्थन करता है। आदि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूक्रेन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रविवार 27 फरवरी को हुई बैठक में भी वोटिंग के दौरान भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने भी इस वोटिंग में अनुपस्थिति दर्ज की थी। इससे पहले शुक्रवार 25 फरवरी को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूसी हमले की निंदा करने वाले प्रस्ताव को लेकर वोटिंग से भारत ने दूरी बना ली थी। इस प्रकार अभी तक भारत ने अपना रुख साफ करते हुए इस पूरे मामले में तटस्थता बरकरार रखी है। भारत के इस रुख पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।